हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केसेस क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है संविधान में प्रस्तावना का। प्रस्तावना से जितने भी आज तक क्वेश्चन बने हुए हैं या आ सकते हैं उन सबको हम देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संविधान में, अगर कोई टॉपिक है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो वो प्रस्तावना ही है। दोस्तों, अच्छा, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और थोड़ा सा परिचय आपको दे दूँ मैं। जो लोग लेखपाल, यूपीएसआई और यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। आप कहीं भी कोचिंग करिए, आपको ऐसे ही मिलेंगे। देखिए, जब तक आप चाहे जितना पढ़िए, आप क्वेश्चन का प्रारूप नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं। तो आज हम लोग पहले क्वेश्चन देखेंगे, और पहले तो क्वेश्चन उसके साथ जो जुड़ी जानकारी होती है उसको देखेंगे, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं सभी प्रश्नों को। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे दिया गया है कि प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है। तो क्या निहित है दोस्तों? तो आपका मूल दर्शन निहित है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या है? ए। चलिए फिर बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी। किसने दी थी दोस्तों? उसको एन ए पालकी वाला ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब अगर ऐसी बात आती है तो किसने किसने प्रस्तावना को क्या कहा, इसको थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, इसको कहा था पंडित ठाकुर दास भार्गव। पंडित भी तो है लेकिन ठाकुर दास भार्गव उनका नाम था। दूसरा था दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, इसको सर अल्लादी जो थे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। तीसरी बात कहा था संविधान का, प्रस्तावना जो है संविधान का एक परिचय है, तो इन्होंने ही कहा था, पालकी वाला ने। ठीक है। चौथी बात कहा था कि संविधान जो है, संविधान में प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है, उसको कहा था अर्नेस्ट बर्कर ने कहा था। और चौथी बात कहा था मुंशी जी ने, के एम मुंशी जी ने, कि प्रस्तावना भारतीय गणराज्य का एक भविष्य फल भी है। ठीक। और लास्ट में आप बात करते हैं हम, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी ने कहा था कि प्रस्तावना वह संविधान की वह मूल आत्मा है कि जिसका कभी परिवर्तन हो सकता ही नहीं है, यानी कि शाश्वत है। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, और ऐसे जो भी टॉपिक आएंगे हम उसको बताएंगे। अब बात प्रस्तावना की थोड़ा सा आगे थोड़ा दिखाते हैं अभी आपको हम। जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे ये देखिए, ये हमारी, एक सेकेंड, ये प्रस्तावना है। ठीक, ये हमारी प्रस्तावना है। तो ऑस्ट्रेलिया से इसकी ली गई भाषा शैली, अगर बात करें प्रस्तावना में जो भाषा शैली ली गई है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। यूएनओ से क्या लिया गया है? वी आर द पीपुल, हम भारत के लोग हैं, हम लोग हैं। अब बात करते हैं यूएसए के बारे में, तो लिखने का विचार जो है वहाँ से लिया गया है। फिर देखिए, जो फ्रांस से क्या मिला है हम लोगों को? गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। और रूस से न्याय की बात हुई है। तो देखिए, एक अपना बना लीजिएगा फिगर दोस्तों, मैं आपको नीचे दिया भी हूँ, कोई बात नहीं, मिल जाएगा आपको। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, 3 में दिया गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया, किन शब्दों को ऐड किया गया था? तो वो थे आपके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, प्रस्तावना की उत्पत्ति जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुई। दूसरा दिया गया, प्रस्तावना को उद्देशिका नहीं कहा जाता है। कौन सा आंसर सही होगा? केवल पहला, प्रस्तावना को उद्देशिका की कहा जाता है, ये है, यानी गलत हो गया आपका, ये सही, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्न में से क्या है? इसका सही अर्थ क्या होगा? जिसको याद होगा, जिसको प्रस्तावना याद होगी पूरी प्रेम्बल, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर दिया गया है, आंतरिक व बाह्य मामलों में सर्वोच्च व स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है,
प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए? मैंने बताया था अभी ना जस्ट। स्वतंत्रता तो ये कहाँ से ली गई हैं? जी हाँ, फ्रांस से, ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी मैं बताया था आपको उसको समझना होगा। और लास्ट देखिए ये सब क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका डिटेल कैसे कैसे होता है, क्योंकि अगर मैं ऐसे बीच में बताना शुरू करूँ तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन होना चाहिए ऐसे ही। देखिए प्रस्तावना की जो उपाधियाँ हैं तो कुछ उनके बारे में हम लोग बात अभी करेंगे, और इसके बाद ही हम जो चीज़ें मेन होती हैं प्रस्तावना का अगर बात करें तो सबसे पहले इसका विचार प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक गणतंत्र में दिया था। ठीक, प्रस्तावना संविधान का एक परिचय है। प्रस्तावना को पढ़ने से संविधान की संपूर्ण जानकारी हो जाती है। ठीक, ये फैक्ट हैं। तीसरा फैक्ट हमारा ये है कि प्रस्तावना का आधार जो है उद्देश्य प्रस्ताव है। अभी जो क्वेश्चन आया था यहाँ पर देखिए ये वाला, उद्देश्य क्या नहीं है तो उद्देश्य प्रस्ताव है। ठीक है, जिसे संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों सुन लीजिए, सारे क्वेश्चन इसी मेरे जो बता रहा हूँ उसी से आएंगे, तो समझ लीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है, प्रस्तावना संविधान का दर्पण है। प्रस्तावना से संविधान का स्रोत, उद्देश्य और स्वरूप की जानकारी होती है। ठीक है, अब देखिए स्रोत की बात हम लोग कर लेते हैं। स्रोत क्या है? पहला स्रोत हमारा ये है कि देखिए हम भारत के लोग, इसलिए संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत होता है ना, अधिनियमित, आत्मार्पित। उद्देश्य क्या है? न्याय का, एक सेकेंड, उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य हैं 3, न्याय, विचार और समता। न्याय में क्या आएगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। विचार में क्या होगा? अभिव्यक्ति की जो होती है स्वविश्वास, धर्म, उपासना। और समता में क्या होगा? प्रतिष्ठा और अवसर की समता सबको। अब स्वरूप की बात करते हैं दोस्तों। स्वरूप जो होता है वो कैसे होता है? थोड़ा ज़्यादा मोटा है ना, इसको पतला कर लेते हैं। हाँ ठीक है, स्वरूप में क्या होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो ये आपका जो सिस्टम है समझ लीजिए इसको कायदे से। स्रोत में हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। पॉइंट नंबर आपका जो 6 है, प्रस्तावना शुरू से ही विवाद का विषय रहा है, क्योंकि प्रस्तावना का वर्णन ना तो किसी भाग में है और ना ही किसी अनुसूची में हुआ है। फिर पॉइंट नंबर 7 है कि बेरुबाड़ी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में 1973 में पूर्व में दिए गए निर्णय को पलट दिया और प्रस्तावना को संविधान का अंग घोषित किया। तब संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार मिल गया था। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन अभी आया था पहले कि ये 1942 वाला, ये 1946, देखिए इसका सिस्टम कैसे है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है, प्रस्तावना में प्रथम और अंतिम संशोधन किया गया और प्रस्तावना में कुल 4 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें से 3 प्रस्तावना के शब्द थे, सार्थक शब्द थे और एक निरर्थक शब्द। देखिए कौन कौन से थे? कुल शब्द कितने थे? कुल शब्द थे आपके 4। ठीक, सार्थक और निरर्थक। देखिए सार्थक में क्या क्या था आपका? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। और निरर्थक क्या था? और, जो बीच में आया था ना और। ठीक है, स्वरूप में आपको पता है ना, संपूर्ण प्रभुत्व को बोलते हैं सॉवरेनिटी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बात करेंगे। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि हाँ ये तो हो गया, 6 भी आपका हो गया, 7 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में प्रस्तावना को संशोधनी माना गया, मैंने अभी बताया आपको। बेरुबाड़ी संघ 1960 के मामले में प्रस्तावना को संशोधनी माना गया, तो इसमें कौन सा ही आपका? यस, पहला वाला। इसमें आपका नहीं माना गया था, लेकिन इसमें आपका माना गया था। ठीक है, फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकाल सपनों का विचार है। मैंने बताया था भी ये बात, किसने कहा था सपनों का विचार है? तो यही आपको जैसे देखिए, तो मैंने बताया था ना सर अल्लादी के स्वामी अय्यर। जो भी क्वेश्चन आएगा, मैंने कहा ना जो मेरा नोट्स है दोस्तों, अगर वो उसको आप देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपके नोट्स से क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं। ठीक,
प्रस्तावना से संबंधित संशोधन कौन सा है? मैंने बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि 42वां 1976। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 9 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? मैंने ये भी बताया अभी जस्ट आपको परिभाषा में, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, तो ये किए गए थे रूस से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। यह कथन किसका है? तो ये है आपका B.R. अम्बेडकर जी का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। अब देखिए, अब हम बात करते हैं संप्रभुता की। दोस्तों, संप्रभुता जो होती है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य जो भी हैं, तो देखो ये संप्रभुता क्या है? अंग्रेजी शब्द के सोवरगिनटी SOVEREIGNTY का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के दो शब्द से मिला है। सुपर, एक सेकेंड, सुपर मतलब सर्वोच्च, और एनस मतलब होता है शक्ति से बना हुआ है, सर्वोच्च शक्ति। इस प्रकार संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ हो जाता है सर्वोच्च शक्ति, जिसके आधार पर राज्य आंतरिक एवं बाह्य रूप से फ्रीडम है। संप्रभुता भारत में निवास करता है, परंतु वास्तविक संप्रभुता जनता में निवास करती है। ठीक है, संप्रभुता जो है राज्य का अनिवार्य तत्व है। एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा लिखेंगे आप, संप्रभुता जो है वो राज्य का क्या है? एक अनिवार्य तत्व है। फिर आप हम बात करते हैं, एक शब्द आता है समाजवादी। क्या आता है? समाजवादी। समाजवाद उदारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया स्वरूप आया था। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो उत्पादन, वितरण, विनिमय के साधनों पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण स्थापित करता है। इससे जनता के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार कानून बनाए। समाजवाद सबका साथ और सबका विकास के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसमें पॉइंट नंबर 1 है, समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन। कौन है? अभी आपका आएगा ये, रॉबर्ट ओवन जी हैं। ठीक है, रॉबर्ट ओवन। फिर इसके बाद वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक है वो है कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स जी हैं। ठीक है, चलिए फिर है स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराते हुए नेहरू जी ने कहा था, मैं एक समाजवादी हूँ। अब समाजवाद पर लिखी गई रचनाएं कौन सी हैं? तो मैं एक समाजवादी हूँ, इसको विवेकानंद जी ने भी लिखा है। समाजवाद ही क्यों, जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। तीसरी है समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन, आचार्य राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा है। और चौथा समाजवादी, उसको श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लिखा है। अब एक शब्द आपका आता है पंथ निरपेक्ष। कौन सा? पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब क्या होता है ना? तो देखिए इसका मतलब होता है सेकुलर। पंथ निरपेक्ष शब्द से तात्पर्य राज्य अपना कोई भी धर्म नहीं हो, राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों की भलाई के लिए समान रूप से कार्य करेगा। बात बताता हूँ आपको कि पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है, इसे संसद संशोधित नहीं कर सकती है। भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, लोकतंत्र के बारे में बात करेंगे, अब कैसे लोकतंत्र होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, ये तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, प्रस्तावना निम्नलिखित में से किन तत्वों का समावेश पाया जाता है? ठीक है, प्रस्तावना में तो संविधान का स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य, जो मैं अभी आपको बताया जस्ट। फिर देखिए निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया? समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया था? तो वो था आपका लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। 14 दिया गया है, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? 14 नंबर है। अब इसके उत्तर से पहले हम आपको बताते हैं लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण होता है, जो कि ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिला है। एक पहले होता है डिमोस मतलब होता है शासन। ठीक, और फिर होता है आपका क्राइटेरिया, मतलब कि शक्ति, यानी जनता की शक्ति। ठीक है, जहाँ शासन करने की शक्ति जनता में निहित होती है
वहाँ लोकतंत्र होता है। इस प्रकार लोकतंत्र वह शासन पद्धति होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, जनता जो होती है, सभी भाग लेते हैं। लोकतंत्र के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और यहाँ एक होता है अप्रत्यक्ष, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया ना दोनों। ये प्रत्यक्ष में क्या होता है, जहाँ जनता एक निश्चित समय के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, प्रतिनिधि कानून बनाते हैं और उसे लागू करते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ जनता स्वयं कानून बनाए और उसको लागू करे, वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। परंतु वर्तमान समय में जनसंख्या अधिक बढ़ जाने के कारण ये संभव नहीं है, लेकिन जिस देश में निम्न विषय जो जनता है, कम जनता है, वहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। अब इसी के साथ जान लीजिए एक शब्द होता है जनमत संग्रह, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन। जिस देश में संविधान संशोधित करते समय जनता की राय ली जाती है वो होता है जनमत संग्रह। एक होता है आपका राइट टू कॉल सिस्टम, प्रत्यावर्तन जिसे बोलते हैं हिंदी में प्रत्यावर्तन, ठीक है, राइट टू कॉल सिस्टम, रिकॉल। तो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को कार्यकाल से पूर्व जनता द्वारा उसके विरुद्ध मतदान करके उसको हटा देना, इसे ही बोलते हैं प्रत्यावर्तन, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रशासन में पारदर्शिता आ जाती है और प्रतिनिधि जो होते हैं वो अपने कार्य के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी हो जाते हैं। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह और प्रत्यावर्तन दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं दोस्तों। वहाँ सब दोनों चीज़ें होता है। अगर आप बदतमीजी करें तो आप बाहर हो जाएंगे। इसीलिए स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर भी कहते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर किसे कहते हैं, तो स्विट्जरलैंड को कहते हैं। अब देखिए राइट टू रिकॉल सिस्टम भारत के पंचायती राज व्यवस्था में लागू भी है। जो ग्राम प्रधान होते हैं ना, अगर ये काम अच्छे से नहीं करेंगे तो BTC वगैरह अगर मिल गए ये लोग तो उसको हरा सकते हैं ना। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन किसने कहा था, तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब आप बात करते हैं गणराज्य की, रिपब्लिक जो होता है, इसके बारे में बाद में करेंगे, ठीक है। तो मेरी बात यहाँ पर यह आई थी कि भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है, तो वो कैसा है, अप्रत्यक्ष, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत है। अब आपको आ गया होगा। फिर दिया गया 15 में उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में कब प्रस्तुत किया गया था, ये बात आई है। इसके बाद हम थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। उद्देश्य प्रस्ताव जो होता है ये कैसे कैसे कब आया और कब प्रस्तुत किया गया। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव का सबसे मूल महत्व पहले इसमें जान लीजिए, कब प्रस्तुत किया गया, तो बात ही सामने आ गई है, इसमें दिया ही गया है। तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। और बाकी बातें फिर करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और अगर आपको बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे ना, और सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। 16 में दिया गया है भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था, तो वह पर कौन सी स्थिति ऐसी थी, तो वो थी आपकी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर जो आपका C दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका 17, निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, कौन सा शब्द नहीं था। मैंने बताया कुछ शब्द थे, तो वहाँ पर देखिए बंधुत्व, समानता, संप्रभु था, लेकिन अखंडता नहीं था, अखंडता जोड़ा गया था, है ना। चलिए फिर है निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, मूलाधिकार, संविधान की प्रस्तावना या आपका नवीन सूची, तो कौन सा करता है दोस्तों, यस आपकी संविधान की जो प्रस्तावना है वही वर्णित करती है। ऑप्शन नंबर जो आपका B है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत की संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वो है आर्थिक फ्रीडम, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता। फिर देखिए क्वेश्चन सभी आए हुए हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, कहीं ना कहीं आए हुए हैं, अभी आप इनको पढ़ना अति आवश्यक है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत किसने जाना जाता है, किसके लिए, तो ये है आपका सार्वभौमिकता, ठीक है। मैंने बताया था अभी एक शब्द सार्वभौमिकता क्या होता है, गणराज्य क्या होता है, अभी बाद में भी बताऊंगा, क्योंकि अभी पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, आप लोग वीडियो छोड़ने से चले जाएंगे, फिर देखेंगे भी नहीं।
21 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय, आर्थिक न्याय। यस, मैंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक था, लेकिन वहाँ पर धार्मिक न्याय नहीं था। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? कौन सा भाग है? तो वो है आपका उद्देशिका, जो है वो संविधान की आत्मा कहलाता है, उद्देशिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका सही जवाब। देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया, यूपी, पीसीएस सभी से पूछे गए हैं। 23 में दिया गया है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना को स्वीकार किया है? इसको बताना है आपको। इसमें क्या होगा दोस्तों जी, इसमें जो ये किया गया था मौलिक संरचना का जो भाग, तो उसको केशवानंद भारती के विवाद में किया गया था। ठीक है दोस्तों, केशवानंद भारती का विवाद जो था उसी में ये इसको प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया था। कब था ये मामला, कब का दोस्तों था? तो आपको पता है 1973 का मामला था ये। चलिए 24 में दिया गया दोस्तों, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? मैंने बताया था दोस्तों वहाँ पर आपको 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? कौन करता है? तो वो आपका संविधान की प्रस्तावना ही है जिसको प्रतिबिंबित करती है। चलिए 26 में दिया गया है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस फ्रीडम का वर्णन नहीं है? धर्म की फ्रीडम का नहीं है। वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको पता तो हो गया है दोस्तों। चलिए फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये बात हमने भी आपको नहीं बताई थी, लेकिन समझ लीजिए इसमें आ गई। ऑप्शन नंबर जो सी है, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने धारणा की थी कि उद्देशिका संविधान का भाग है। इसको हमने आपसे बताया नहीं था, पर इनके ऑप्शन के हिसाब से ये सही है। बाकी मैंने बताया था कि किसके मामले में, केशवानंद भारती के मामले में बात कही गई थी। हाँ चलिए फिर देखिए, निम्न में से कौन सही है? 28 में दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। ये तो ठीक है, सही नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी? नहीं, ये भी नहीं थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, हाँ अब है जा करके, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए 29 में दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत के अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक फ्रीडम प्राप्त है, या आपका है धर्म का पालन व्यक्ति इच्छा पर करेगा? नहीं, भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं। यही आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब है। अंतिम क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी ने कहा था। जन्म कुंडली की जब बात आ जाए तो के.एम. मुंशी जी ने कहा था। ये रहे क्वेश्चन दोस्तों। अब अगर आपको इसका डिटेल के बारे में नहीं जानना है तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, और अगर डिटेल में जानना कुछ इसके बारे में है तो मैं बताने वाला हूँ, उसको आप सुनिएगा। समानता क्या होता है, असमानता क्या होती है, वो सब बताऊँगा। हाँ, अब आपको मान लीजिए जाना भी है तो समझ लीजिए, अगर इस वीडियो का जो PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है KCS क्लासेज, ठीक है, वहाँ से आप ले लीजिएगा। उसमें आपको आंसर सहित सब कुछ मिल जाएगा डिटेल में, और जो भी आप चाहिए सब मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने जो आपको निर्णय लिया हुआ है कि आपको हर चीज़ बताऊंगा तो मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब अगर आपको जाना हो चल जाइए, लेकिन मैं जो बताने वाला हूं बहुत महत्वपूर्ण है। समानता क्या होती है? समानता को समाप्त करना ही, देखिए असमानता को समाप्त करना ही समानता है। समानता 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी प्राकृतिक और दूसरी होती है कृत्रिम। प्राकृतिक क्या होती है? ऐसी समानता जो प्रकृति द्वारा होती है, जो ईश्वर प्रदान करता है, उसे बोलते हैं हम प्रकृति। जैसे रंग की समानता, असमानता जो होती है, बुद्धि की असमता, देखिए ये भगवान के द्वारा किया गया ना। भगवान किसी को अच्छा रंग देता है, किसी को बुरा देता है, किसी को अच्छी बुद्धि, किसी को कम बुद्धि। कृत्रिम क्या होता है?
ऐसी असमानता जो समाज द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर की जाती है वो होती है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो भारत में लोग जैसे कोई कमज़ोर है उससे कम करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार के मौलिक के रूप में बताया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब आपकी आती है बात में, बात करते हैं हम लोग लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता के बारे में। तो ये भी आपको पता है, बहुत खींच की बात थोड़ी सी बता देता हूँ आपको। अंग्रेजी शब्द के लिबर्टी का हिंदी जो रूपांतरण है लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव यानी किसी भी आप प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, अर्थात व्यक्ति पर कम से कम प्रतिबंध लगाएं जाएं तो वह अधिक से अधिक स्वतंत्र रहेगा और बातों का अनुभव करेगा कि हाँ मैं बहुत चीज़ सीख रहा हूँ, और अपना विकास भी करेगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1922 आपको पता है, उसमें आपको स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है जो आप प्रतिबंधों के साथ हैं, अर्थात लोक व्यवस्था आपका जो भी है सब आप उसी में समाहित है। आपको न्याय मिलेगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। फिर देखिए जो न्याय क्या होता है, यह शब्द जो अंग्रेजी भाषा के जस्टिस का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के जस्ट शब्द निकला है, जस्ट जिसका अर्थ होता है जोड़ना। इस प्रकार न्याय का मुख्य उद्देश्य समाज को जोड़ना होता है। एक पॉइंट और है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा है। और एक पॉइंट और है कि न्याय जो डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं वो सामाजिक न्याय के पक्षधर थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, वो भूखे व्यक्ति के लिए मत का मूल्य नहीं होता। उन्होंने क्या कहा था, भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई भी मूल्य नहीं होता है। अब हम बात करते हैं आपको संविधान की जो प्रस्तावना है उसको कैसे याद करना जरूरी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात दोस्तों है। अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है, भारत आप जानते हैं दोस्तों, भारत BH जो भारत BH ऐसे करते हैं ना, RAT, ठीक, इसका फुल फॉर्म कैसे होता है पता है आपको? देखिए जैसे मैंने आपको कहा, देखिए एक मैंने आपको बता रहा हूँ एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बिहार टी आप ले लीजिए, ठीक है, बिहार टी, बी से आपका भारतवर्ष हो गया, ठीक है, आई से इंडिया, एच से हिंदुस्तान, ए से आर्यव्रत, आर से रेवाखंड और टी से TNCU, ठीक है। ये सभी भारत के नाम थे दोस्तों, भारत के नाम। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। बिहार टी आप याद कर लीजिए, भारत कितने नाम थे, 1 2 3 4 5 6 नाम हो चुके थे। बी से आपका भारतवर्ष था, भारत के नाम पे पड़ा था। इंडिया जो है वो कहाँ से आया था, वो आया था यूनान से। हिंदुस्तान को किसने कहा था, ईरानियों ने कहा था। आर्यव्रत ए से हो गया रेवाखंड, और ये TNCU मतलब होता है अर्धचंद्राकार, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में, थोड़ा देख लीजिए। हाँ ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि देखिए प्रस्तावना जो है आपकी, इसमें जो भाषा शैली ली गई है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। यूनान से क्या है, वी द पीपुल, और USA से लिया गया लिखने का विचार। और फ्रांस से है हमारा गणतंत्र, समानता और स्वतंत्रता। रूस से न्याय, ये दोनों बार बार आ चुके हैं आपके इस क्वेश्चन इसमें आए थे। उपाधियाँ देखिए, देख लीजिए दोस्तों, इसमें प्रस्तावना को वारकर ने क्या कहा था, वृद्धावस्था का प्रलेख। आत्मा किसने कहा था, कोर्ट ने, कोर्ट के हिसाब से आत्मा है। और KM मुंशी ने इसे जन्म कुंडली कहा था, जो भी अभी आया था क्वेश्चन में। और भार्गव प्रसाद ने इसको कुंजी कहा था, ये भी क्वेश्चन में आपके आया हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में दोस्तों, ये सब मैंने बता दिया है आपको। प्रस्तावना होती क्या है, देखिए पढ़ लीजिए इसको। हम भारत के लोग, हर भारतीय का ये बहुत बड़ा कहते नहीं, उसको होना चाहिए इसके मन में, और उसकी ये प्रेम्बल है, क्योंकि इसको हमेशा हर भारतीय नागरिक को ये याद होना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों
बता दो आपको, मॉर्निंग में 9 बजे आपको मिलेगा पर्यावरण, दोपहर में 12 बजे मिलेगा आपका संविधान, शाम को 3 बजे मिलेगा आपको ज्योग्राफी, और रात को शाम को 6 बजे मिलेगा ज्योग्राफी, और रात को 9 बजे आपको मिलेगा साइंस। 4 टॉपिक, 4 सब्जेक्ट हम दिन में कवर करते हैं, और सारे जो होते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाली है। जय हिंद, जय भारत।